हेलो, कैसे हो आप सब लोग। वागड़ एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इकोनॉमिक्स की श्रृंखला में आपकी सार्वजनिक आय टॉपिक चल रहा था। सार्वजनिक आय में आपने प्रत्यक्ष करों में बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो ये पढ़ा कि सार्वजनिक आय कैसे होती है, राजस्व आय क्या होती है, पूंजीगत आय क्या होती है, राजस्व में कर आय क्या होती है, गैर कर आय क्या होती है। उसके अलावा पूंजीगत आय में आपने ये पढ़ा था कर्ज आय क्या होती है, गैर कर्ज आय क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपने प्रत्यक्ष करों के बारे में भी ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष करों की श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ती है, और उसमें ये पढ़ लिया था, ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। उसमें यह पढ़ लिया केंद्र के प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। अप्रत्यक्ष करों में हालांकि अभी पढ़ना है कि भाई जीएसटी किस तरीके होते हैं। केंद्र के प्रत्यक्ष करों की श्रृंखला में प्रत्यक्ष कर पढ़ चुके थे, आयकर पढ़ चुके थे, निगम कर पढ़ चुके थे, मेड पढ़ चुके थे, एफबीटी पढ़ चुके थे, एफबीटी फ्रेंच बेनिफिट टैक्स। अब आगे थे राज्य के अप्रत्यक्ष करों की बारी। उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्र के अप्रत्यक्ष कर, राज्य के अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी में शामिल हो चुके हैं, उनके अलावा कुछ अगर बचता है जैसे शराब वाला टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ये है राज्य प्रत्यक्ष कर के बारे में, ठीक है। राज्य किस तरीके से प्रत्यक्ष कर लगाता है, राज्य के पास कौन कौन सी पावर्स है प्रत्यक्ष कर लगाने की। तो अक्सर इसमें सबसे मुख्य कर के रूप में तो कृषि आयकर की चर्चा होती है, पर इसमें दो तीन करों के बारे में हम बात कर लेते हैं। भू राजस्व कर, जो लैंड रेवेन्यू होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो राज्य द्वारा लगाया जाता है। लैंड रेवेन्यू कैसे कि भाई भूमि में जो लैंड रेवेन्यू अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं कि पटवारी के द्वारा कुछ खाका तैयार किया जाता है, उन द्वारा जो सर्वे किया जाता है उसके ऊपर भूमि के ऊपर जो टैक्स लग जाता है, लैंड ट्रांसफर होती है वो टैक्स लगता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर लैंड ट्रांसफर होती है, जमीन ट्रांसफर होती है, तो उस पर जो भू पर राजस्व लगता है वो कौन से प्रकार का राजस्व, एक तो राजस्व कर हो गया और ये हो गया भू, इसमें नाम में ही हो गया कि भू राजस्व कर। ये कौन लगाता है इस तरीके का राजस्व कर, वो लगाता है राज्य। दूसरा हो गया होटल प्राप्ति। आपने अक्सर पढ़ा हो गया होटल रिसिप्ट में मेंशन किया होता है कि भाई होटलों की जो आय होती है उसमें राज्य वाला का भी कर होता है, इसमें सेंट्रल के भी कर लगते हैं। कुछ उत्पादों के मामले में तो जीएसटी लगता है, और उसमें जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं, जिसमें आईजीएसटी नहीं लगता है, एसटीजीएसटी, यूटीजीएसटी लगता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। पर उसके अलावा जो होटल के जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, रिसिप्ट्स हो गई, होटल रिसिप्ट्स पे उन पे कर जो लगता है वो राज्य प्रत्यक्ष कर लगता है। तीसरा कर हो गया व्यवसाय। आपने कोई नया व्यवसाय किया है, जैसे संस्था का पंजीकरण कराया, आपने किसी कोचिंग या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पंजीकरण करवाया, किसी इंडस्ट्री का पंजीकरण करवाया है, तो उस पर जो कर लगता है वो राज्य द्वारा लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आपने कोई उद्योग ओपन किया है और आपने उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। उद्यम पोर्टल तो आप पढ़ते ही हो, उद्यम पोर्टल, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो राज्य लगाता है। कि राज्यों की जो बाउंड्रीज होती है केंद्रीय उद्योगों को छोड़कर जो राज्य के उद्योग है, व्यवसाय है, उन पे राज्य कर लगाता है। ये तीन तो हो गए, इनको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती, इनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, विवादित रहता है अक्सर। ये तीनों तो लगे हुए भी है, अभी राज्य सरकार द्वारा लगाए भी जाते हैं और बराबर मात्रा में वसूले भी जाते हैं। एक कर है जिसके बारे में अक्सर चर्चाएं होती है, जिसको बोल जाता है एग्रीकल्चर आयकर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स या कृषि आयकर। इस कर को लेके बहुत सारे विवाद हो गए कि ये कर क्यों नहीं लगता, और भारत में ऐसा बोला जाता है कि किसानों के बहुत सारे विवाद हो गए। आप अगर लैंड के मामले में देखोगे, जमीन के मामले में देखोगे, तो आप ये पाओगे कि अक्सर भारत में सबसे लोअर 40% जो किसान है उनके पास 1 से 5% तक की लैंड है। मतलब अराउंड ये देख लो कि 3% लैंड है उनके पास, मतलब 40% गरीबों के पास 3% जमीन है। और टॉप 10 है उनके पास लगभग 60% जमीन है। अब ये देख लो, और बीच के 40-50%, उनके पास 40-50% या 35% मान लो, उनके पास वो मध्यम वर्ग है, उनकी एक एवरेज लैंड चलती है। ये सीमांत हो गए, ये लघु हो गए, ये सीमांत हो गए, ये बड़े किसान हो गए। क्या तीनों को एक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? अक्सर ये हो जाता है कि आपकी लैंड तो बहुत ज़्यादा है, आपके पास 500 बीघा जमीन हो, वो भी हरियाणा जैसे बेल्ट में,
और आपके पास 10 तरीके की गाड़ियां खड़ी हो, और एक किसान हो जो झारखंड का किसान हो या राजस्थान के पश्चिमी बेल्ट, हालांकि पश्चिमी बेल्ट बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी है, पर अगर कोई ज़माने में देखा जाए तो उनकी कंपैरिजन कैसे एक पंजाब हरियाणा के किसान से हो सकती है? उन किसानों को टैक्स दिया जाना है कि नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर हमेशा से विवाद रहा है। पर इस टैक्स के पीछे की एक स्टोरी रही है जिसकी वजह से ये टैक्स अक्सर सरकार लगाने से बचती है, कि बहुत सारी समितियों, वित्त आयोग सबके रिकमेंडेशन के बाद भी ये टैक्स क्यों नहीं ले पाया। होता अक्सर यह था, जब भारत गुलाम था 1947 तक, तो इनकम का, अंग्रेजों के इनकम का सबसे बड़ा रिसोर्सेज था, वो था कृषि आयकर, कृषि टैक्स था, एग्रीकल्चर। और ये था कि 1/2 से लेकर 3/4 तक चला जाता था, अलग अलग मात्राओं में। आप ये पढ़ते हो कि मुगल काल में इस तरीके के कर लगते थे, बंटाई कर, गला बख्शी कर, सारे होते थे। सारी पद्धतियों के बाद ये होता था कि किसानों को सबसे ज़्यादा मजबूरन किया जाता था। अक्सर ये होता है कि आप बंगाल का काल पढ़ते हो तो उसमें बोलते हैं कि 2 करोड़ लोग मारे गए, तो उसमें मरने वाले लोग अक्सर किसान रहे होंगे, किसान रहते ही थे। तो कृषि कर को लेकर भारत में एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता कि डर का माहौल था। ऐसा था कि सरकार अगर उच्च वर्ग से भी स्टार्ट करेगी, किसानों के अमीर वर्ग से भी स्टार्ट करती है, तो भी हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे को भी उसके अंदर उस जद में आना पड़े। तो एक डर का माहौल या उसको नफरत का माहौल बोल सकते हो। तो सरकारें अक्सर डरती है कि कृषि पे आयकर, अन्नदाता पे आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। पर इसके मामले में कुछ समितियां बनी, समितियों ने रिकमेंडेशन दी कि ऐसा नहीं है कि भाई कृषि अब अन्नदाता ही रहे, कृषि बिजनेस बन चुका है, कुछ मामलों में बिजनेस बन ही चुका है। बात करो तो 2 समितियां इसमें मुख्य तौर पे मानी जाती है और जिनके बारे में सवाल भी आते हैं। एक आप पढ़ोगे विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। इसने बोला कि भारत में कृषि पे आयकर लगा होना चाहिए, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट सेट कर दे सरकार, उस लिमिट के बाद कर लगना चाहिए। वजह इसकी 2-3 बताई। एक तो है कि राज्यों को रेवेन्यू मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि भाई राज्य सबसे ज़्यादा, राज्यों का टैक्स बढ़ेगा। राज्य अक्सर परेशान रहते हैं कि उनके पास अप्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, उस मामले में सेंटर पे उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं राज्य की हमारे को कैसे, किस तरीके के कर लगाने चाहिए। तो इस समिति की थी कि एक तो राज्यों का रेवेन्यू बढ़ने का एक ही उपाय है, वो सबसे बड़े उपायों में आप बार बार शराब पे टैक्स लगा रहे हो, तंबाकू उस पर लगा रहे हो, पर एक लीगल जरिया हो सकता है वो कृषि आयकर हो सकता है, उस जरिए से आप ये हो सकता है कि राज्यों की आय बढ़ा सकते हो। दूसरी यह था कि बड़े किसान, बड़े किसान, बड़े किसान की स्टोरी ऐसे है कि किस तरीके से मैं इस फेवर में हूँ, या कोई भी ऐसे होंगे जिसको ठीक ठाक ऐसा लगता है कि करों के बारे में थोड़ा बहुत समझता हूँ, उसको हमेशा यह लगता है कि ये वाला कर थोड़े मात्रा में तो लगना चाहिए। वजह यह है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री या बहुत बड़ा उद्योगपति क्या करता है, उसका प्रॉफिट मान लो कि 10,000 करोड़ है इंडस्ट्री में। अब वो बोलेगा कि मैंने तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दिया है, उसका खेत तो मान लो उससे इनकम हुई थी 10 करोड़, वो किसी लीगल या इलीगल तरीके से इसको ब्लैक या वाइट किसी भी तरीके से इस इनकम को इधर ट्रांसफर करेगा और बोलेगा मैंने तो 5,000 बीघा में अनार की खेती की है, भले ही बंजर जगह पे खेती की हो। अक्सर ये बोला जाता है कि अमिताभ बच्चन एक किसान है, अमिताभ बच्चन के पास यूपी में बहुत सारी जमीन मानी जाती है, तो उन पे आरोप लगे थे, हालांकि कितने आरोपों में सच्चाई है, पर ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने आयकर या इनकम टैक्स छिपाने के लिए इस कृषि वाले एग्रीकल्चर टैक्स का प्रयोग किया था। ठीक है, क्या नहीं किया वो अपने को नहीं पता। 5,000 बीघा जमीन दिखा दी, अब बोले कि 5,000 बीघा में हमने तो अनार की खेती की है और अनार हुए हमारे 5,000 करोड़ के। सरकार बोले कि टैक्स तो कृषि आयकर हो गया और कृषि आयकर पे राज्य वसूली करेंगे और राज्यों द्वारा कोई टैक्स लगाया नहीं जाता, कृषि पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो ये भाई साहब फ्री हो गया 5,000 करोड़। अगर यही 10,000 करोड़ इधर लेता तो इधर 5,000 करोड़ बचते, काट पीट के इनके पास प्रॉफिट 5 की जगह 7-8,000 करोड़ हो गया। तो ये हो गया कि एक भ्रष्टाचार या करप्शन का, जब हम कल बात राउंड ट्रिपिंग की व्यवस्था कर देखते हैं तो कहते हैं कि
इधर से जाता है फॉरेन में, फॉरेन से दूसरे कंट्री में पैसा घूम पे वापस इंडिया में आ जाता है। सबसे एक्सपर्ट लोग वो है जो यहीं पे कृषि में घुमा देते हैं, बोलते इतना लपड़ा नहीं पालना है, हमको तो यहीं पे बॉम्बे में या कहीं भी राजस्थान में पश्चिमी बेल्ट में बड़ा सा खेत दे लेना है जो सस्ते में मिल रहा है, उस खेत में अनार की खेती दिखा देंगे, अंगूर की खेती दिखा देंगे, अंजीर की खेती दिखा देंगे और उस खेती से टैक्स को छुपा सकते हैं। तो बड़े किसानों के मामले में ये विजय केलकर समिति ने यह सिफारिश की थी कि एक लिमिट के बाद टैक्स होना चाहिए। दो रीजन तो मुख्य ये हो गए, तो कृषि आयकर होना चाहिए। तीसरा होगा कि अगर ऐसा हुआ तो सरकारें आजकल बहुत सारी इंसेंटिव्स या सरकार सहायता दे रही है, सरकारी सहायता। सरकारी सहायता, उस सहायता को तो कम से कम बढ़ा दिया जाए। कैसे सहायता? अगर आप पढ़ दो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वो 12,000 रुपया मान लो, तो आपको एक ये डिसाइड करना चाहिए कि बीघा वाइज या लैंड या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड कर देना चाहिए पार्ट्स में। यहाँ सबसे गरीब किसान को मान लो कि 50,000 दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं दे रहे और इनसे टैक्स ले रहे हैं, तो ये सहायता वाली राशि है वो बढ़ा देनी चाहिए। यहीं से टैक्स वसूल करके यहाँ ट्रांसफर करनी चाहिए। संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो नीति निर्देशक तत्वों का पालन है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए, तो राज्यों का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, सहायता की राशि में सरकार पे लोड नहीं पड़ेगा। तो पर सरकारें नहीं लगाती है क्योंकि ये राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है। इसके अलावा वित्त आयोग ने भी बार बार बोला है कि कृषि पे आयकर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो राज्य प्रत्यक्ष करों में मामले में 4 कर हो गए, होटल प्राप्तियों पे कर, भू राजस्व पे कर, कृषि आयकर और व्यवसाय कर। 4 कर हो गए, चारों का ध्यान रखना है आप लोगों को किस तरीके से लगता है। कृषि आयकर के बारे में आप विजय केलकर समिति पढ़ते हो तो वो याद रह जाएगा। अब होता है कि बहुत सारे प्रत्यक्ष करों को पढ़ लिया, प्रत्यक्ष करों की कोई 5-6 क्लास हो गई। अब बात आती है कि इतनी सिलेबस, वैसे तो 3-4 घंटे की क्लास होती है तो इतना कुछ नहीं, प्रत्यक्ष कर बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, उसके बारे में समझना अक्सर हार्ड होता है। पर अब तो आगे तो बढ़ना होगा, प्रत्यक्ष करों से अप्रत्यक्ष करों की ओर, सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय के ओर, और सार्वजनिक आय और व्यय के मामले में जब आय से ज़्यादा व्यय हो जाता है तो सार्वजनिक घाटे किस प्रकार होते हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। आज का हमारा इसके बाद का विषय होगा वो होगा अप्रत्यक्ष कर, जो पढ़ चुके हैं राज्य प्रत्यक्ष करों के बाद अब होगा अप्रत्यक्ष कर। इन अप्रत्यक्ष करों में पहला महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है वो तो ये हो गया उत्पाद शुल्क, प्रोडक्ट ड्यूटी है, प्रोडक्ट टैक्स, किसी भी उत्पाद पे लगने वाला शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष करों में आपको बताया था कि प्रत्यक्ष तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति से वसूले जाता है कि भाई आप इतना पैसा कमाया, आय कितनी कमाई है, आप एक कंपनी हो तो आप पे निगम कर लग जाता है कि आपको सरकार जाके बोलती है या आप ऐसे बोल देते हो मेरी इतनी इनकम हुई है और इतना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। पर एक सरकार फिक्स उत्पाद पे कर लगाए, उसको चाहे अंबानी खरीदे, चाहे मैं खरीदूँ, चाहे कोई और आदमी खरीदे, उसमें फिक्स टैक्स है मान लो 18% लगा दिया तो सबको देना है। उसमें किसी भी व्यक्ति पे जो कर लगाने वाला संस्था होती है वो ये नहीं देखती कि सामने वाला व्यक्ति का है। करारोपण जो होता है वो अक्सर न्यूट्रल होता है, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नहीं होता। तो पहला हो गया उत्पाद पे लगने वाला उत्पाद शुल्क हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 3-4 तरीके से इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो हम इसको 3-4 के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। वो हो गया कि इसमें पहले मेन वेट होता था, फिर बाद में मोड वेट होता था। मोड वेट पहले वेट, जीएसटी का पहला पुरातन रूप था, प्राचीन रूप था जिसको वैल्यू एडिशन टैक्स या वेट बोला जाता था। उसके बाद जीएसटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था, मोड वेट, मेन वेट, सेन वेट, सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स। उसके बाद जीएसटी हुआ। जीएसटी की प्रोसेस जर्नी क्या रही ये प्रॉपर एक क्लास पूरी बनेगी जीएसटी वाली। तो उत्पाद शुल्क हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे आज हम सीमा शुल्क, सेवा कर और कुछ अन्य है, जिनमें से अन्य में कुछ होते हैं जैसे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर और सीवीडी। ठीक है, वैल्यू ड्यूटी जो जिसको बोले जाते हैं सेंट्रल सेल टैक्स और काउंटर वैल्यू ड्यूटी, अतिरिक्त जो होता है ना मूल्य उस पर लगाने वाले कर। जैसे मान लो कि कोई कंट्री है वो भारत में कुछ
प्रोडक्ट इस तरीके से दे रहा है कि सब्सिडी के बेस पे 100 रुपये की चीज़ थी, 110 रुपये की सब्सिडी दे दी सरकार ने, और भारत में काउंटर वेलिंग कर दिया। उसमें ये हो गया कि भारत में डंप कर दिया, डंपिंग कर दी। वो डंपिंग को रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, आपने 90 की सब्सिडी दी चाइना का, मान लो चाइना ने भारत में कुछ प्रोडक्ट डंप करने के लिए इतना कर दिया कि 100 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये की सब्सिडी दे दी। अब वो बोलेंगे लो 10 रुपये में यहाँ इंडिया में खरीदो, क्यों, कंपनी को जोर नहीं आएगा। और भारत वाला बेच रहा है यहाँ पे 150 रुपये में, जो भारत और चाइना के मामले में अक्सर होता है। तो ये कौन खरीदेगा, ये 10 वाली खरीद लेगा। कोई ये सोचता भले ही चाइना का माल हो पर 10 रुपये में है। तो सरकार ऐसा करेगी, ये जितनी सब्सिडी देती है सरकार को जितना पता लग पाती है उतनी काउंटर सीवीडी लगा देती है, जो सीमा शुल्क का एक पार्ट होता है, ओरिजिन कंट्री पे लगा जाता है और सीमा शुल्क के साथ लागू किया जाता है। तो सीवीडी लगा देता है, तो ये 100 वाली चीज़ है तो वो 110 की या 100 की रह जाएगी। तो इससे कॉम्पिटिशन हो जाएगी उसकी, कि सस्ती है तो सस्ती रहेगी, महंगी है तो महंगी रह जाएगी। ये सरकार के पता लगने पे, हालांकि चाइना इस मामले में सीवीडी को काउंटर कर चुका है। उनकी जो सहायता होती है वो अक्सर पता ही नहीं लग पाती कि किस तरीके से वो सहायता देता है। तो भारत में अक्सर डंपिंग हो जाती है कुछ कुछ उत्पादों की, जैसे मोबाइल फ़ोन की हो गई, और ये दिवाली होली पे लगने वाली जो लाइट्स वगैरह हो गई, सारी चीज़ें पटाखे हो गए, उनके डंपिंग चाइना अक्सर कर देता है। 3 नंबर पर सेवा कर हो गया। सेवा कर कैसे लगा था, क्या लगेगा उसका पढ़ेंगे। सीमा कर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम सीमा शुल्क। सेवा कर पढ़ लो, सेवा कर आ गया तो सेवा कर पढ़ लेंगे। तो सेवा कर क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक होती है वस्तु, एक होती है सेवा। वस्तु ऐसे हो गई, आपने बोला कि ये पेन है, इन पे टैक्स लग गया, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद शुल्क, जो उत्पाद शुल्क या जीएसटी। अब आपने ये बोला कि कोई कंपनी ऐसी है जो ऐसे बोलती है कि आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, आपको 4G डाटा प्रोवाइड करवाया, उसके पास कुछ फिजिकल एक्सेस तो नहीं है, उसने सर्विस प्रोवाइड करवाई, आपको यूपीआई सर्विस दी गई, बैंक सर्विस दी गई, तो उस पर जीएसटी थोड़ी लगेगा। जीएसटी तो कैसे लगेगा, जीएसटी तो उत्पाद का कर हो गया, अप्रत्यक्ष रूप में उत्पाद शुल्क में हो गया, सीमा करके कुछ पार्ट्स को शामिल करता हो गया, आईजीएसटी सारे पार्ट्स को भी अगर ऐड किया जाए तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। तो इसमें सेवा कर अलग हो गया पर शामिल हो गया, पर इसका एक अलग नाम था पुरातन जीएसटी में। पर ये गुड्स पे लगने वाला तो अलग हो गया, सर्विस पे तो अलग लगेगा ना। फिजिकल एक्सेस के रूप में जो लग रहा है वो तो जीएसटी का उत्पाद शुल्क लग गया, उत्पाद के अलावा जो कर लग रहा है उसको सेवा शुल्क बोलते हैं। किस तरीके से लगता है, तो ये मान लो कि सरकार उसकी कुछ दरें तय कर दी है, मान लो कि अभी 15.5% है, तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। पहले सेवा कर नहीं लगता था क्योंकि सेवाएं नहीं थी, सेवाओं को मामले में सरकार ये नहीं मानती थी कि इनकम का सोर्सेज है। पर 1994-95 में सेवा कर आरंभ किया गया। सेवा कर स्टार्ट किया गया। सेवा कर स्टार्ट इसलिए किया गया था कि 1991 का आप पढ़ोगे आर्थिक रिफॉर्म्स या एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो, जो उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ये भूमंडलीकरण। उसके बाद सरकार ने अपने इकोनॉमिक्स में कुछ बदलाव किए। बदलाव ये थे कि सरकार को नए तरीके ढूंढने होंगे इनकम जनरेट करने के। सरकार ऐसे नहीं कि एक ही प्रोडक्ट पे शुल्क लगा दी जाए, कुछ प्रोडक्ट्स में ही महंगाई बढ़ जाए, उनको एक डाइवर्सिटी लानी होगी। तो उसके बाद 1994-95 में सेवा कर शुरू किया गया। 3 सेवाओं पे शुरू किया गया था मुख्य रूप से। कौन कौन सी 3 सेवाएं थी, एक थी टेलीफोन। उस जमाने में टेलीफोन का होना एक रिचनेस का प्रतीक था। टेलीफोन, बाइक्स, ये वाली चीज़ें ऐसे होती थी कि बहुत ज़्यादा रॉयल आदमी के घर में ही टेलीफोन होता था। टेलीफोन कनेक्शन के लिए आपको 1-2 साल 3 साल तक ऐसे कनेक्शन होते थे। अक्सर जो पुरानी जनरेशन उनके बारे में पढ़ते तो ऐसे बोलते थे कि इराक बात कर ली थी मम्मी ने तो 700 रुपये का बिल आ गया था, 700-800 रुपये का। तो
ये होता था कि टेलीफोन या एसटीडीज थी, अभी एसटीडीज उठ गई, जो जरूरत ही नहीं है, अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉल मिल रहा है, व्हाट्सएप कॉल से आप कहीं पे भी कर सकते हो। पर कोई ज़माने में टेलीफोन होना ये होता था कि आज भी आप पढ़ते हो कि अखिल भारतीय सेवाओं में आपको क्या क्या शर्तें हैं, उनके साथ सुविधाएं क्या क्या मिलेगी। तो आपको टेलीफोन, मुफ्त टेलीफोन सेवाएं मिलती, क्यों जरूरत है? अभी आपको कहने की जरूरत थोड़ी है कि आपको मुफ्त टेलीफोन मिलेगा, मुफ्त वाईफाई मिलेगी। तो यही था कि जिस चीज़ वो अपडेट नहीं हुई, सेवाओं के रूल्स अपडेट नहीं हुए, तो टेलीफोन को आज भी मुफ्त सेवाओं में काउंटर किया जाता है। ठीक है, दूसरी सेवा थी इसमें, और बीमा और शेयर बाजार। बीमा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का भी ऐसा ही सेम था। LIC ने, मतलब ऐसा होता है कि नया नया रुक किया था मार्केट में, और LIC इतनी पॉपुलर थी कि पूरे पूरे गांव LIC एजेंट बन गए थे। तो सरकार को लगा कि ये सर्विस तो ऐसे हो गई कि इस पर कुछ तो टैक्स ऐड किया जाए। सारा कुछ एजेंट है वो डाइवर्सिटी ला रहे हैं, अगर पब्लिक जोड़ रहे हैं तो उस पर कुछ टैक्स लगा तो हमको जोर भी नहीं पड़ेगा, वसूलने में भी ईजी हो जाएगा। और तीसरी हो गई टेलीफोन, बीमा और शेयर बाजार। ये शेयर बाजार को भी उसी समय ऐड किया गया था टैक्स के दायरे में। तो 3 सेवाएं ऐड की गई थी। इसके बाद समय बदला, सेवाओं का वर्चस्व भी बदलता गया, और एक सबसे इम्पोर्टेंट सेवा आई जिसको बोलते हैं हम टेली कम्युनिकेशन। या दूरसंचार। और इसने सबसे ज़्यादा सेवा कर को दिया, सबसे ज़्यादा सेवा कर दूरसंचार द्वारा अभी आज के समय में वसूला जाता है। किस तरीके से वसूला जाता है? आप बढ़ते हो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बुक नहीं, स्पेक्ट्रम हो गया कि आप 4G से 5G की ओर कन्वर्ट हो रहे हो, तो सरकार इस स्पेक्ट्रम के बीच की एक बोली लगाती है कि कौन कौन सी कंपनियों के पास कितनी रेंज की स्पेक्ट्रम होगी, कितनी वेव्स का प्रयोग करती है, कितनी वेलोसिटी या LT जो होते हैं उनमें लेंटेसी रेट होती है, उसमें देरी वाले कौन सा डाटा प्रयोग करेगी, उसकी एक बोली लगती है। जैसे अभी लगी थी 2023 में या 24 में 5G की बोली लगी, तो सबसे बड़ा शेयर धारक बना था इसमें जियो। तो जियो के पास 5G का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, उसके बाद हो गया एयरटेल। तो ऐसे नहीं कि कंपनी कोई सी बोले कि मैं तो यहाँ पे टावर लगाऊंगी, यहाँ पे ऐसी सेवा ब्रॉडबैंड लगाऊंगी, ये कुछ, ये बोली लगती है। इस बोली के बाद टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में सरकार आवंटित करती है, उसकी एक रेंज आवंटित करती है, उस रेंज के अकॉर्डिंग जो कंपनियाँ होती है वो सेवाएं प्रोवाइड करवाती है। तो अभी सबसे बड़ा जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सेवा कर के मामले में, वो दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त होता है, दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त होता है। इसमें ये हुआ था कि पहले तो ये एक आदेश द्वारा पारित किया गया था कि भाई बजट के द्वारा पारित कर दिया गया कुछ आदेशों द्वारा, पर 88वां संविधान संशोधन आया। 88वां संविधान संशोधन आया। दो 2004-05 में उसमें यह हुआ कि इन सेवाओं को औपचारिक रूप से कर के दायरे में ले आया गया। तो आप अगर करूं का आर्टिकल्स पढ़ते हो देन उसमें 268A उसमें सेवाकर का मेंशन कर दिया गया है। तो अभी सेवाकर 268A का भाग है कि 268A में वो सेवाकर को शामिल कर दिया गया। सेवाकर का औपचारिक रूप से संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कर के रूप में शामिल कर दिया गया, करूं के रूप में। आप अक्सर ये पढ़ते हो कि 264 से 300 वो राज्यों के वित्त के संबंधित है, राज्यों और सेंटर के वित्त मामलों का संबंध दिया गया है, भाग सहित 12 है। तो इन वित्त मामलों में हमेशा ये होती है कि करूं की एक डिफाइन दी गई है, एक बड़ी डिफिनेशन तो नहीं दी गई कि सरकार के पास पावर्स दी गई है, संविधान द्वारा सरकार को पावर दी गई है कि किस तरीके से कर लागू कर सकते हैं, पर ठीक ठाक तरीके से ये दिया जा गया है कि सरकार जब भी कर लागू करेगी तो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन या अनुशंसा से कर लागू करेगी, बजट में ये कर नहीं होगी, करों का न्यूनीकरण इस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से दी गई है। राज्य और केंद्र का शेयर क्या होगा, अगर करों के बंटवारे में नियम बदलेंगे तो राज्यों संविधान संशोधन किस तरीके से लागू होगा, सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसमें एक
आर्टिकल शामिल किया गया 268A, जिसमें सेवा कर को शामिल कर लिया गया। इतनी सी इसकी स्टोरी है। और अभी इसमें है कि 10 लाख तक के सेवा प्रदाताओं को, जो 10 लाख तक की होती है कि भाई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो उसका धंधा है वो 9 लाख रुपए तक का है, तो 9 लाख रुपए में उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। 10 लाख से ऊपर रेंज जाती है तभी उस पर टैक्स लगता है। ऐसे नहीं कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया टैक्स स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया। अब आप पढ़ते हो सीमा शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क कैसे लगता है? अभी आपने सीमा शुल्क में तो आपको सबको पता होता है कि सीमा शुल्क कैसे क्या लगती है, कि भाई कस्टम ऑपरेशन होते हैं, हो गए। ये हो गया मान लो इंडिया, इसने कर दिया कि मान लो यूएसए को, जिसके साथ अभी सीमा शुल्क वाले विवाद चल रहा है, और इधर कर दिया पाकिस्तान को। इंपोर्ट ये भी इधर करता है, ये भी इधर सामान बेचता है। तो यहाँ पे बॉर्डर से ऊपर सीमा होगी, मान लो 2 राज्यों की सीमा किसी भी तरीके से होता है कि अपनी सीमा में, ये भारत की सीमा हो गई, तो ये भारत की सीमा पे घुसने से पहले भारत एक टैक्स लगाता है। यही यूएसए की सीमा में भारत का उत्पाद करें, यहाँ पे एक टैक्स लगता है जिसको सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी बोला जाता है, कस्टम शुल्क बोला जाता है, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो लगता है, कस्टम टैक्स लगता है। तो ये जो कर लगता है इसको सीमा शुल्क बोलते हैं। अब सीमा शुल्क के पास, सरकार के पास ये पावर्स होती है कि इसको सरकार बढ़ा देती है बार बार अपनी इन्फ्लेशन या महंगाई को देखते हुए। इसमें भी 2 होते हैं, एक तो इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। जैसे कि यहां पे मान लो महंगाई के दिनों की बात किया जाए तो ये होता है कि भारत में जैसे मान लो प्याज है, उसके भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए, इसका मतलब प्याज हो गई कि उनकी मात्रा कम हो गई, प्याजों की संख्या कम हो गई। तो सरकार ये तो है नहीं कि इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी तो सरकार इस मामले में कम करेगी कि भाई बाहर सब यूएसए से प्याज आ रहा है, तो सरकार चाहेगी कि सस्ता प्याज आए थोड़ा सा, और भारत में प्याज, थोड़ा सा प्याज की मात्रा बढ़े और भारत के लोगों को प्याज मिल सके। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी कि ऐसा नहीं कि यहाँ के व्यापारी, बड़े व्यापारी है, वो यहाँ से पूरा प्याज एक्सपोर्ट कर दे और भारत के लोग बिना प्याज करे जाए, तो कैसा उनका काम चलेगा प्याज के बिना। कोई भारत के लोगों के मामले, प्याज के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत सारी महंगाई बराबर, प्याज की महंगाई बराबर। प्याज की महंगाई की वजह से सरकारें तक चली गई, तो प्याज की महंगाई को अक्सर सीरियस लिया जाता है। खास तौर पे मोदी जी के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं ये। तो जब महंगाई भारत में किसी उत्पाद की बढ़ती तो इंपोर्ट ड्यूटी तो कम किया जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाता है कि आप एक्सपोर्ट ना कर दो। सेम यही हो गया कि प्याज एकदम डाउन चला गया और मान लो कि 1 रुपये में मिल रहा है, तो भारत सरकार क्या करेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो तो कम कर देगी। क्यों कम कर देगी? कि आप प्याज को फॉरेन में भेजोगे, कंपटीशन में आपका प्याज सबसे ज़्यादा बिकेगा, तो आपकी वर्चस्व बढ़ेगा प्याज के मामले में कि 100 टन जा रहा था, चाइना से 200 टन आया, पर आपने सस्ते में भेज दिया, तो आपकी कंपटीशन में आप जीत गए। विश्व की कंपटीशन में यूएसए में मान लो भारत का प्याज गया, अगर ऐसा समझाए कि भारत का कोई प्रोडक्ट गया, यूएसए में इधर आया चाइना का कोई प्रोडक्ट, चीन का, चीन वाले में ऐसा हो गया कि कोई चीज़ भेजी थी चीन ने 100 रुपये में और भारत ने भेज दी उसको 90 रुपये में। तो यहाँ पे कौन सा, सेम क्वालिटी सेम चीज़ें सब कुछ हो, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकेगी? तो इंडिया की बिकेगी। तो सरकार इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपना यहाँ से एक्सपोर्ट की सीमा होती, वहाँ पे 100 का था, 80 का था, इस पर मात्र कुछ 10 रुपये का टैक्स लगा के बेच दिया। इनके 100 रुपये का था, 0 रुपये का टैक्स लगा के बेच दिया। इनमें कुछ लिमिटेशंस होती है कि भाई आप अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी कैसे होते हैं, डब्ल्यूटीओ की आप डी मिनिमम मस्ट लिमिट पढ़ते हो कि इससे ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ ने एक मानक दे रखा है, डब्ल्यूटीओ ने, कि आपको गैर कृषि उत्पादों के मामले में 10% से ज़्यादा टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते आप।
सीमा शुल्क नहीं लगा सकते, पर इसको वॉयलेट कर सकते हैं असामान्य कंडीशन में। कैसे असामान्य? जब दो देशों के बीच वॉर चल रहा हो, भारत पाकिस्तान पे टैक्स लगाता रहता है कि किसी चीज पे 200% टैक्स लगा दिया, तो असामान्य कंडीशन में ये वाली चीज खत्म हो जाती है और कोई भी देश इस प्रकार के टैक्स लगा सकता है। तो दो टैक्स हो गए, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क। ठीक है, उसके बाद आपको कल पढ़ना है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क के बाद आपको उत्पाद शुल्क का जीएसटी में कैसा हुआ, जीएसटी का एक पूरी सेपरेट क्लास चलेगी। उसके साथ छोटा सा ये सीएसटी सीवीडी ये पढ़ेंगे। सीएसटी सीवीडी से केंद्रीय बिक्री कर कैसे आईजीएसटी बना, और ये सबसे जीएसटी का सबसे हार्ड चीज है आईजीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी। तो ये दो राज्यों के बीच अगर कोई उत्पाद का आदान प्रदान होता है तो कौन सा राज्य के पास कितना प्रॉफिट जाएगा जीएसटी का, तो ये आईजीएसटी है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको कल पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। आज इतना ही, और इसके साथ ये भी ध्यान रखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोर्स ज्वाइन करो, पीएसआई के दोनों चल रहे हैं, तो उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। कल से हिस्ट्री की क्लास होने वाली है मैम की, तो प्रॉपर तरीके से तीनों क्लासेस हो जाएगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दो, एसआई की 4-5 टेस्ट हो चुके हैं, आप जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करो। धन्यवाद।